जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन किस तरीके से शुरुआत हुआ, खिलाफत आंदोलन आखिर क्यों शुरुआत किया गया था, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन आखिर भंग क्यों कर दिया गया, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड किस तरीके से हुआ, खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम हुआ और खिलाफत आंदोलन किन किन परिणाम किन किन कारणों से उसको शुरू किया गया था, उसके भी बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसका औपचारिक आंदोलन कुछ इसी तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन के बाद ये आंदोलन, महात्मा गांधी जब वहां पे पहुंचा तो ये आंदोलन काफी और उग्र पड़ता चला गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 1920 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला था। तो खिलाफत आंदोलन किस तरह से चला, किस तरह से खिलाफत आंदोलन चलते चलते रुक गया और किस तरीके से चौड़ी चौड़ा हत्याकांड हुआ, उसके भी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत का मुद्दा। जैसे आप लोग यहाँ पे जानते हैं खिलाफत का मुद्दा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत, खिलाफत का मुद्दा पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, पंजाब में सरकार की बहुत बर्बर कार्रवाई हो रहा था। उस समय वहाँ के जो लोग हो रहे थे उसमें एकदम अचानक उसको उठाया जा सकता था, अचानक मतलब जैसे 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इस विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि अगर भारत इसमें हमारा साथ देगा तो हम उसको आज़ाद कर देंगे, लेकिन इसके बरअक्स हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद भी नहीं कराया गया और इसमें अलग अलग तरीके के कानून थोप दिए गए। 1919 में हमारे देश में 13 अप्रैल 1919 में किस तरीके से जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार पेश आया, जो पंजाब के अमृतसर में पेश आया, तो किस तरीके से हजारों हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया गया, किस तरीके से ये सब नरसंहार आया, उसके भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खिलाफत का मुद्दा, आखिर खिलाफत का मुद्दा क्या था, क्या असहयोग आंदोलन में इसको लाया गया। तो असहयोग आंदोलन, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य, तुर्कों का जो बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, मुसलमानों का एक जो खलीफा हुआ करता था तुर्की में, उस सुल्तान को ख़त्म कर दिया गया था। तो 1919 में इसको ख़त्म करने के बाद वहाँ के मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून थोपे गए। वहाँ के अभी भी आप लोग जानते हैं कि 1923 में एक कानून है, 1923 में तो 100 साल का उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वहाँ के मुसलमानों का कहना था कि अरब के जो भी प्रदेश हैं, मक्का है जो भी है, उसको उसके खलीफा के अधीन किया जाए। तो मोहम्मद अतातुर्क जो उस समय था, वो उस समय बहुत ही गलती किया था, बहुत ही मुसलमानों से गद्दारी किया था। तो इसी की वजह से मुसलमान बौखला गए कि क्या करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने 1919 में हमारे देश में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन लखनऊ से, हमारे देश के लखनऊ प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, हमारे प्रदेश से, जो बिहार से पश्चिम साइड में है। बिहार के पश्चिम में क्या है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहला मुद्दा था खिलाफत का मुद्दा, जो आप लोग समझ गए कुछ इस तरीके से कि मुसलमानों द्वारा चलाया गया ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, जैसे उस समय मतलब अंग्रेज जो वादा किया था उस वादा को तो पूरा किया नहीं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कानून थोपे गए और भी बहुत सारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत सारे मुसीबत बन के वो सरकार और भी आए। तो इस तरीके से पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध, जैसे आप लोग देखते हैं कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में नरसंहार पेश आया। अब बात करते हैं कि स्वराज की प्राप्ति करना, क्योंकि इन तीनों कारण से ही मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी वो एक अहिंसक आदमी थे, उन्होंने चाहते थे कि किस तरीके से इन सब मामलों को सुलझाया जाए। तो स्वराज की प्राप्ति यानी अपना राज, अपनी हुकूमत। जैसे हम लोग अभी आज़ाद हैं, हम लोग का अपना राज है, हम लोग वोट देते हैं तभी कोई सरकार बनता है। तो स्वराज की प्राप्ति, अपना राज, अपना हुकूमत, ये भी चाहता था। ये 3 मुद्दा मेन टॉपिक था हमारे इस आंदोलन का, ये 3 मुद्दा मेन टॉपिक था इस आंदोलन का। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, स्वराज की प्राप्ति करना। अब चलिए, असहयोग आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम थे। जैसे कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें कई विभाग होते हैं, किस तरीके से उसको किया जाता है, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो असहयोग आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया था। प्रथम था अंग्रेज शासन को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करना, उसके मानसिक रूप से उसको पराजित करना पड़ेगा कि हम लोग सब छोड़ देंगे, वकालत छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, स्कूल जाना बंद कर देंगे, आप लोग भारी स्कूल जो भी था उस सब में जाना बंद कर दिया था, तो उस सब में जाना बंद कर देंगे तो आप लोग किस तरीके से काम करेगा, मानसिक दिमागी रूप से उसको कमजोर करना था। और दूसरा, द्वितीय रचनात्मक कार्य के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला को मानना,
पंचों के फैसला को मानना। न्यायालय के स्थान पर, जैसे हमारे देश में अभी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और जिला स्तर पर न्यायालय है। तो हमारे देश में 3 तरह के न्यायालय पाए जाते हैं। तो उस समय जो न्यायालय था, उस न्यायालय के मतलब जो भी फैसले हो उसको नहीं मानना। हम लोग अपने ही मतलब पंच जो आप लोग गांव देहात में देख सकते हैं कि मतलब पंचायत में पंच होता है, तो उसके फैसलों को मानना। गांधी जी ने यह बताया कि पंचों के फैसलों को मानना और वो जो जिस तरीके से फैसला करके दिए उसी को मान लीजिए, क्योंकि 2-3 साल का ये काम है, अब 1 साल के अंदर हम स्वराज दिला देंगे, गांधी जी का ये कहना था। तो पंचों के फैसले को मानना। और मोतीलाल नेहरू और बहुत से बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ दी और बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ाई छोड़ दिए थे, पढ़ाई छोड़ दिएगा तो उस तरह से काम नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग कभी भी बोलते हैं कि एजुकेशन सबसे बड़ा चीज़ है, एजुकेशन हासिल कीजिएगा तो कुछ भी दुनिया में हासिल कर सकते हैं। आप लोग पैसों के पीछे मत भागिए, एजुकेशन के पीछे भागिए, एजुकेशन से दुनिया फतेह किया जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि एजुकेशन नहीं हासिल करेगा कुछ नहीं होगा। तो उसी समय हमारे देश में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ जैसे बड़े बड़े मतलब स्कूल और कॉलेज खोले गए, स्कूल कॉलेज खोले गए और जो न्यायालय छोड़ दिए थे उसको पंचों में बुलाया गया। किस तरीके से उसका फैसला होगा वो इस तरह से वो हो गया। तो मोतीलाल नेहरू और बहुत सारे नेताओं ने मतलब अपनी चलती वकालत बैरिस्टरी को छोड़कर अपने एकदम इस आंदोलन में शामिल हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये सब तो उस आंदोलन को शुरुआत करने के बारे में था। तो आखिर असहयोग आंदोलन शुरुआत किस तरह से हुआ, असहयोग आंदोलन शुरुआत होने के बाद क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और असहयोग आंदोलन आखिर सफल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था और संगठन का कहना था, सहयोग संगठन का कहना था कि 1 साल में हम लोग भारत को स्वराज मतलब अपना राज, अपनी हुकूमत दिला के छोड़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ लगभग औपचारिक रूप से तो 1 अगस्त 1920 से शुरू हो गया था, लेकिन इसकी मतलब जमीनी स्तर पर काम जनवरी 1921 से शुरू हुआ था। जनवरी 1921 से इसका काम शुरू हुआ था और ये धीरे धीरे एकदम आंदोलन पकड़ता गया, जोर पकड़ता गया और मतलब बहुत से लोग वकालत छोड़ दिए, बहुत से लोग बैरिस्टर छोड़ दिए, बहुत से एकदम स्टूडेंट स्कूल जाना छोड़ दिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो चल रहा था, मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा, सैनिकों द्वारा और बहुत सारे लोगों द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, बैरिस्टरों द्वारा, वकीलों द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन किस तरीके से हिंसा की तरफ बदल गया और किस तरीके से ये आंदोलन खत्म हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। जो कि 1 साल में स्वराज देने मतलब आज़ाद देश को आज़ाद कराने की मांग को कर रहा था। तो चले इसके मतलब ये आंदोलन किस तरीके से खत्म हो गया इसके बारे में बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन की खत्म की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। अंग्रेज जानते थे कि हिंदुस्तानी मतलब गुस्सा में आकर कुछ न कुछ करेगा, तो इस तरीके से वो मतलब उसके लिए एक जाल तैयार किया और इसमें बहुत सारे लोगों को, लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को, इसमें बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे डॉक्टर थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, 30,000 आंदोलनकारियों को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। इससे हमारे हिंदुस्तानी जो आंदोलनकारी थे उन्होंने उग्र होकर उन पर हमला कर दिया। लगभग 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक थाने में उन्होंने हमला कर दिया और लगभग 22 पुलिसकर्मियों को वहाँ पे उसको आग के हवाले कर दिया, उसकी हत्या कर दी और मतलब बहुत सारे पुलिसकर्मियों का हत्या कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो भीषण आग का चपेट आया, इससे बहुत से भगदड़ में मर गए, बहुत से कुछ मतलब उसमें फंस के मर गए। तो बहुत से पुलिसकर्मियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इस तरीके से आंदोलन दब सा गया। महात्मा गांधी समझ गए कि लोग अभी असहयोग आंदोलन के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग मतलब अभी हिंसा की तरफ आ गया है। तो क्योंकि हिंसा से कोई भी आज़ादी हासिल नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए हिंसा को सबसे नीचे रखना चाहिए। इसी तरीके से हमारे देश में भी हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान का लगातार हिंसा होते रहता है। तो इसी समय उस समय भी हुआ था जब ये पूरा आंदोलन भंग हो गया, जब ये पुलिसकर्मी हमला कर दिए। महात्मा गांधी को 13 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिए, वो अपने खुद गिरफ्तार दे दिए। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता फिर बिखर गया और सब कोई अलग अलग हो गए, अखंड मतलब एकता खत्म हो गया। तो इस तरीके से महात्मा गांधी समझ गए कि अभी ये सहयोग आंदोलन के तैयार नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने 13 फरवरी 1922 को खुद जेल के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी हासिल कर ली। लेकिन बहुत सारे नेता थे जिन्होंने ये आंदोलन को बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उस समय अंग्रेज ने पूरा दमन चक्र अपनाया, क्योंकि उस 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया, ये पूरे तरह कानून का उल्लंघन था। उन्होंने एक अदालत कायम करके इसके गैर कानूनी करार दिया और महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। महात्मा गांधी को 6 वर्ष की
सजा सुना दी गई और इससे यह आंदोलन दब सा गया। जो खिलाफत का मुद्दा था वो भी खत्म हो गया। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध जो मांग चल रहा था वो भी खत्म हो गया। जो स्वराज हासिल करना था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो कुछ इस तरीके से 6 वर्ष की सजा के बाद, महात्मा गांधी की सजा के बाद यह आंदोलन लगभग खत्म हो गया। लेकिन 6 वर्ष की सजा तो नहीं हुई। 5 फरवरी 1924 को फिर से गांधी जी को 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को फिर से रिहा कर दिया गया और उन्होंने फिर एक अलग तरीके से आंदोलन का रुख किया, क्योंकि उस समय जो आंदोलन हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन दब गया था। महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे कि फिर से हम किसी संगठन को बनाए और फिर इसी तरीके से हिंसात्मक आंदोलन के द्वारा ये आंदोलन दब जाए। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।